वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो नमस्काराः। तुम भी नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों, यह वयं किं पठितवन्तः, यह अस्माभिः किं पठितम्। मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुखनासिका वचनो नासिकः, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिकः। अब देखो, ये बोला क्यों गया कि मुख, भाई मुख से तो बोलते, कहीं और जगह से नहीं बोलते ना, मुख से ही बोलते, लेकिन बोला क्यों गया कि मुख नासिका। नाक स्पेशल बोलना चाहिए, चलो भाई नाक से है, तो इसलिए बताया गया होगा ये कि भाई कई लोगों को थोड़ा कम जानकारी होती है, उनको थोड़ा अच्छी तरह से समझाने के लिए कि मुख से और नाक से, भले मुख से तो बोलते हैं लेकिन फिर भी वहाँ बता दिया कि कम जानने वाले, जो कम बुद्धि वाले हैं, उनको भी ये पता चल जाएगा भाई मुख और नाक दोनों से उच्चारण है ना। वैसे तो मुख से उच्चारण होता ही है, लेकिन साथ में बता भी दिया कि मुख नासिका, मुख सहिता नासिका, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कवर का अंतिम अक्षर है ना, चवर का अंतिम अक्षर, पवर का अंतिम अक्षर, ठीक है। नासिका च बोला जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो च का मतलब क्या होता है, और यानी मुख से तो बोला ही जाता है, साथ में नाक से, यानी थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से, यानी नाक का भी वहां पर थोड़ा उच्चारित होता है। कई लोग देखे होंगे जो क्यों अधिकतर नाक का ही प्रयोग करते, मतलब भले वहां अनुनासिक शब्द नहीं है फिर भी नाक से अधिक उच्चारण करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 18 अ के बारे में, ई के बारे में, ऊ के बारे में, री के बारे में पढ़ा, और री वर्ण का 12 भेद हमने पढ़ा, ठीक है। एचाम के हमने 12 भेद पढ़े हैं, ठीक है। तथा उद्दात किम भवति, अनुदात किम भवति, स्वरित किम भवति, है ना। एतस्य विषये वयं सम्यग् रूपेण पठितवन्तः। अग्रे अस्ति अद्य सूत्रमस्ति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। अत्र यदि विभक्ति विभाजनं कुर्मः तो तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् एतत् द्वय अस्ति अत्र। तो अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ अगर लेते हैं, अलग अलग अगर देखते हैं वर्णों को, तो एक है, क्या लिखा है, तुल्य, क्या लिखा है, तुल्य। तुल्य का अर्थ क्या होता है, समान, समान, बहुत बढ़िया। अब हर कोई नहीं बताएगा कि आप, कई लोगों को पता नहीं है, ठीक है। आज से क्या होता है, मुख होता है क्या, मुख नहीं होता, तुम बताओ, तो नहीं पता, ठीक है। अभी किसी को पता नहीं है कि आज से क्या होता है, ठीक है। तो आज से क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज से क्या होता है, आस्य भव, आस्य भव, यहाँ पर शरीरावयवाद यत, यत प्रत्यय होकर ये रूप बनता है। तो आस्य बना, मुखे भव, ठीक है, आस्य भवः इति आस्यम, ठीक है। यानी मुख में होने वाला, मुख में होने वाला। तो मुख में क्या होता है, उच्चारण, उच्चारण कहां से करेंगे, मुख से करेंगे। तो आस्य, ठीक है, आस्य भव, आस्य यानी मुख में होने वाला, मुख में होने वाला। तो आस्य का क्या होगा यहाँ पर, मुख। अगला क्या है, प्रयत्न, क्या लिखा है, प्रयत्न। अब प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, तो प्रकृष्टो यत्नः,
प्रयत्न। भाई साधारण रूप से अगर हम सूत्र का अर्थ पढ़ते हैं तो एक छोटा हो गया, यानी 1 सेकंड में हम उसका अर्थ बता दिया कि भाई जिसका मुख और जिसका उच्चारण स्थान और आप समान हो वो क्या है, सवर्ण है। बस ये अर्थ हुआ, समझ गया। लेकिन विस्तार से अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई आस्य क्या, कोई पूछ सकता है आस्य क्या होता है, मुख, तुल्य क्या होता है, ठीक है, प्रयत्न क्या होता है, और सवर्ण क्या होता है। सवर्ण एक नाम है, क्या है नाम, सवर्ण, सवर्ण नाम दिया है, यानी सवर्ण संज्ञा होती है। किसकी सवर्ण संज्ञा होती है, जिसका तुल्य, क्या तुल्य है, जिसका क्या तुल्य है, उच्चारण स्थान। क्योंकि आस्य यानी मुख में क्या होता है, उच्चारण होते हैं, मुख से हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। और साथ में प्रयत्न। अब प्रयत्न क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, 5 प्रकार के प्रयत्न है, वैसे 4 प्रकार के प्रयत्न माने जाते हैं, लेकिन लघु सिद्धांत के अनुसार हम 5वां पढ़ते हैं, ईशत स्पृष्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी इन दोनों का जो कोई वर्ण है, यानी उच्चारण स्थान भी और आभ्यंतर प्रयत्न भी अगर समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सवर्ण। जैसे अ आ एक सब क्या हुए, सवर्ण। जैसे हम कहेंगे दैत्यारी, दैत्य धन हरि, तो भाई ये अ सवर्ण है और ये आ भी आपस में सवर्ण है, ठीक है। यानी अगर इसका हम देखते हैं, कंठ होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न क्या होता है, विपरीत प्रयत्न होता है, क्योंकि बोला प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में वो, अगर हम यहाँ सूत्र या रूप सिद्धि करते हैं वहां समृद्ध को विपरीत करेंगे, ठीक है। तो जिसका समान है उसको हम क्या कहेंगे, सवर्ण। और जहां सवर्ण हो जाएगा वहां फिर अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ भी हो जाता है, जिसका समान होगा, इसका सवर्ण होगा। और अगर सवर्ण नहीं है तो वहां पर दीर्घ नहीं कर पाएंगे, इसलिए काम अका सवर्ण दीर्घ करेगा। लेकिन सवर्ण क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, समझ गए, अवगतम। तो ये हो गया सवर्ण। तो अब यहां पर देखते हैं, आस्य भव आस्यम, आस्य अथवा मुखे, मुखे भव आस्यम, ठीक है। प्रकृष्टो यत्न, ये पढ़ाई जाए, प्रकृष्टो यत्न इतनी प्रकृष्ट यत्न लगता है, यत्न जो हम आगे पढ़ेंगे, क्या यत्न हो रहा, क्या प्रयत्न करें हम वहां पे, ठीक है, उसको हम प्रयत्न करेंगे। उसको हम क्या, एक प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न। अब आगे देखेंगे, तुल्य आस्यम च प्रयत्नश्च, इसमें क्या है, आस्यम च प्रयत्नश्च, यानी द्वंद्व समास, आस्यम च प्रयत्नश्च, तो क्या हो जाएगा, आस्य प्रयत्नो, क्या हो जाएगा, आस्य प्रयत्नो, और आस्य प्रयत्नो तुल्य यस्य तुल्यास्य प्रयत्नो, ठीक है। तुल्यो आस्य प्रयत्न, तुल्य है आस्य और प्रयत्न यस्य, ठीक है, जिस वर्ण का, यस्य वर्णस्य तत्किमस्ति सवर्णम, ठीक है। और तुल्यो आस्य प्रयत्नो तुल्यास्य प्रयत्नो, तुल्यास्य प्रयत्नः, ठीक है। और आस्यम च प्रयत्नश्च, आस्यम च प्रयत्नश्च, आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णजालस्य, कस्य, यस्य वर्णजालस्य तुल्य किम, आस्य प्रयत्नः, तुल्य है, समान है जिन वर्णों का, उसे क्या कहेंगे, तत् तुल्यास्य प्रयत्नम, ठीक है। वो क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम। तो तुल्यश्च आस्यश्च, यानी तुल्य है, तुल्यम च आस्यम च, तो तुल्यास्य हुआ, और तुल्य आस्य प्रयत्नो, द्विवचन में तुल्यास्य प्रयत्नो, यस्य वर्णस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्न, ठीक है। विभक्ति लोग है तो तुल्यास्य प्रयत्न हो जाएगा, ठीक है। तो तुल्य यानी समान है जिसका, ठीक है। अब हम इस सूत्र के द्वारा हम इसका अर्थ अच्छी प्रकार से समझ लिया,
समझ लिया। अब इसकी वृत्ति एक बार देखते हैं क्या लिखा है, बताओ जरा। बस तालु आदि स्थान हम जो पढ़ेंगे अभी, जो 8 उच्चारण स्थान है, तो तालु आदि यानी आदि मतलब पहले, उसके बाद जो आदि जितने वर्ण जितने उच्चारण स्थान होंगे, तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न प्रयत्नश्च तालवादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च। फिर क्या लिखा है? एतद्द्वयम् इति 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 ऐसा, एतद्द्वयम् ये दोनों। फिर क्या लिखा है? यस्य जिसका, जिस वर्ण का, एन जिसके समान, है ना, जिस वर्ण से, इसका और जिससे, जिस वर्ण का जिस वर्ण के समान, आया समझ गए? फिर क्या आगे क्या लिखा? तुल्यम, तुल्य यानी समान है, तन्मिथ इत्युक्ते, तन्मिथ मतलब उन दोनों की, मिथा, ठीक है, परस्पर क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इतना हमने आज समझ गए कि तुल्य से प्रयत्न क्या करता है? तुल्य यानी जिसका समान है, अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, उसको हम क्या कहेंगे? सवर्ण कहेंगे। सवर्ण नाम दे दिया, और सवर्ण नाम क्यों दिया इसका आगे हम बहुत प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे कुछ विरोधी सूत्र भी है, जैसे नाझरो, है ना, जो अचर हल्की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, ऐसे से भी है, ठीक है। अगला एक वार्तिक है, क्या है? रील री वर्णयो, ठीक है, वर्णयो ऐसे कर सकते हैं, और मिथा यानी परस्पर हो गया। सावर्ण्यम मतलब क्या बोलता है? अब देखो, हमें री और री को समान करना है, सवर्ण करना है, और पाणिनि जी के अनुसार, उनके सूत्र के अनुसार ये री री क्या नहीं है? समान नहीं है। क्यों नहीं समान? क्योंकि री के 18 री के उच्चारण स्थान क्या है? रीटो रसाणा, और री का क्या हो जाएगा? अलग अलग है ना, तो समान होगा ही नहीं। भले वहां पर विपरीत प्रयत्न, प्रयत्न समान है ना, प्रयत्न समान है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग है। और सूत्र क्या बोलता है? तुल्य है, यानी जिसका समान हो उसी का ही क्या हो? सवर्ण हो। और यहां पर भाई इसकी भी आवश्यकता था कि री और री को समान करने की। तो जहां पर पाणिनि जी ने जो काम नहीं कर पाया, उसको फिर आगे कात्यायन जी ने, पतंजलि जी ने उसको आगे बढ़ाया कि भाई उन्होंने देखा लोक में जो है रील री की समान होनी चाहिए, कुछ आगे उदाहरण मिलेंगे, तो उन्होंने अपना एक वार्तिक बनाया, और वार्तिक से बताया कि नहीं, वो तो ठीक है कि जिसका भाई आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान हो, लेकिन साथ में री और री को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? सवर्ण कर देंगे। क्या करेंगे? सवर्ण। और जब सवर्ण करेंगे तो भैया एक ही परिवार का कोई दो, मैंने बताया था उदाहरण एक दिन, दो कमाने वाले हैं अगर, तो पैसा कहाँ आ रहा? घर पे ही आ रहा ना, तो सबका हो गया, ठीक है। मैंने बताया था एक दुर्गेश भाई, एक महेश भाई, एक जना 15,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, तो अगर वो साथ में रहते संयुक्त परिवार में, सवर्ण समान, ठीक है, तो कितने हुए? 25,000 हो गए घर में। और अलग अलग जाए तो फिर वो अलग उसको कमरा लेना पड़ेगा, कुछ नहीं बचेना वाला, ठीक। तो समान यानी सवर्ण हो गए, ठीक है। तो जब समान हो गए री और री, तो इसका मतलब री कितने प्रकार का हुआ? री 18 प्रकार का, और री 12। तो इसका मतलब अब इसके बाद सवर्ण होने के कारण री कितने प्रकार का हो जाएगा? 30 होगा ना। और कोई कहेगा री कितने प्रकार का है? तो 30।
समझ गया ना, क्योंकि वो समान हो गए इस कारण अब भाई जो री का है वो री का भी है, जो री का है वो री का भी हो गया, इस कारण दोनों का आपस में इकट्ठे हो गए। जो 18 भेद उसके थे और जो 12 भेद उसके थे तो दोनों 30 हो गए। कुछ समझ गए? तो रील री वर्णयोर मितस्सावर्ण्यम वाच्यम। अब आगे हम परीक्षा में कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा शास्त्रीय आचार्य तो पूछे जाते हैं, लेकिन बीएड करने जाएंगे, नेट या फिर एलटी का, प्रवक्ता का अथवा किसी भी चीज़ का, ये तक कि एक मेरे मित्र थे एसडीओ थे वो, ठीक है, तो उन्होंने कोई परीक्षा दी थी उससे भी ऊपर के लिए, तो मैंने एक पेपर देखा उनका जो हिंदी संस्कृत से संबंधित था, पूरा उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, इतना सरल पेपर, मतलब हमारे लिए सरल था, भले उसने भी अच्छा कर पाए क्योंकि भाई जो तैयारी करे हो तो कर ही लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि केवल संस्कृत जगत के लिए नहीं, इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए भी ये आते हैं, ठीक है, और संस्कृत के छात्रों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। अब हम देखते हैं कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। तो भले यहाँ सूत्र है, लेकिन अगर हम एक बार देखते हैं हमारे मुंह में, ठीक है, हमने माना क्या बोला, च बोला, क्या बोला, बस जीभ जहां टच हुई, च का उच्चारण स्थान क्या हुआ, वही हो गया, ठीक है, यानी दांत के ऊपरी भाग का जो मांसपिंड है वहां पे वो तालु हो गया। तो दांत ऊपर हो चाहे नीचे, नीचे दांत पास हो, वहां भी हम तालु बोल सकते हैं। तो च, छ, ज, झ, य। अब हमें सूत्र भी ना पता हो और अगर हमने पढ़ा भी नहीं है और वहां ऑप्शन में आ रखे हैं कि भाई तालु है, दंत है, कंठ है, तो हमने क्या जीव उच्चारण किया, पता चल गया, पता है ना। अगर बोला गया ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब ट लगाओ, एकदम ट थोड़ा ऊपर हो गया, उससे थोड़ा सा और ऊपरी भाग में हो गया, तो ट जो शुद्ध बोला जाएगा। अगर तुम थोड़ा नीचे लगाएंगे तालु का तो इतना शुद्ध ट नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ट1, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स, इसका जो है मूर्धाम समझ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार त, थ अगर बोलते हैं बिना दांत पर लगाए हुए त, थ हम शुद्ध नहीं बोल सकते, तो अपने मुंह से ही पता चल जाएगा किसका उच्चारण स्थान क्या है, किसका उच्चारण स्थान क्या है। हम प बोले तो होस्ट मिल गए, है ना, ओष्ट मिल गए, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ट, है ना वैज्ञानिक, बिल्कुल इस हिसाब से। अब क्योंकि अब सूत्र लिखे हैं तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या सूत्र लिखा है, अक्व विसर्जनीयानाम कंठा, लुल्या, ये तो किसी और ने बोला था कि लुल्या हो गया, बताओ, केवल एक ने बोला, बाकी तो पता ही नहीं कि लुल्या है या तुल्या है, ठीक है, लुल्या से प्रथम स्वर्ण। तो मैं क्या कह रहा था, अब सूत्र देख लेना, अ कु विसर्ग, आगे समझ गए। तो यानी अ हमने अंदर से बोला कंठ, ठीक है, कु इसमें थोड़ा संदेह है, लेकिन भाई डायरेक्ट सीधे कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है। कु यानी कवर्ग, क ख ग घ, हाँ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, ठीक है। अगला क्या है, ई चू, चू यानी चवर्ग, और य श, इचू यशानाम तालु, ठीक है। तो इन सब का उच्चारण करेंगे तो तालु ही आएगा, ठीक है। अगला क्या है, री,
टू, रसा र सा श। ठीक है भैया, हम सूत्र अगर याद है वो भी पट बोल सकते हैं हम, और जानकारी हो तब भी हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ऋतुषा मूर्धा मूर्धा। अगला क्या है? ऋतु लसानाम दत्ता री तू यानी तवर्ग है ना। री तू लासा ल और श, ये क्या है? दंतवर्ग इनको हम दांत से उसका उच्चारण करते हैं। ऋतुरसानाम दंता। अगला क्या है? उपो पद्मानीयानाम और पवर्ग पू। ठीक है, क्योंकि भाई ऊ और ऊ मिलके तो बड़ा ऊ हुआ, तो ऐसे तो ऊ छोटा हुआ है ना अगर तोड़ते हैं, तो इसलिए उपू लिखा है। तो क्या हुआ? पू यानी पवर्ग। इसको पवर्ग समझिए, प प और क्या आगे? ओ उपदमानीय। अब उपदमानीय के बारे में आगे पता चल जाएगा। उपदमानीय क्या हुआ और उपदमानीय। ठीक है, उपदमानीय ना ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण होगा। अगला क्या है? यम गणनानाम नासिका च यम और न। ठीक है, 1 2 3 4 5 म क्यों होगा? म ये आ तो गया। ठीक है, तो यम गणनम, म तो क्या है? हलंत है, उसको हमने केवल क्या लेना है? वहां से प्रत्याहार बनाने के साधन है वो, तो उसको हमने ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, ऐसाम अंत्य इत, और इत का हमने ग्रहण नहीं करना। ठीक है, अब देखो ऐसे पढ़ सकते हैं ग यान नम, लेकिन अब उन्होंने उस हिसाब से लिखा है तो यम गणनम हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा? यम गणनानाम नासिका च। अब च शब्द क्यों दिया यहाँ? च यानी भी। क्या? क्या भी? भाई यहाँ का उच्चारण स्थान हमने पहले पढ़ लिया तालु, इसलिए यहाँ भी शब्द दिया कि नहीं नासिका भी होती है। तो ये सभी वर्ण क्या हैं? ये वाले, यानी नासिका से कहे जाने वाले मुख और नाक दोनों अनुनासिक हुई। ठीक है, मुख सहिता नासिका। ठीक है, तो य चवर्ग, म पवर्ग, ग कवर्ग और ण टवर्ग और तवर्ग। तो इनके अपने अपने तो होंगे ही, अपने अपने उच्चारण स्थान तो हैं, साथ साथ में नासिका भी उच्चारण स्थान है। आगे आई है ना। यहां तपर लेंगे तो स्पष्ट उच्चारण हो जाएगा। स्पष्ट के लिए, स्पष्टता के लिए हम तपरकरण करते हैं। ठीक है, तो तपर तपरः तत्कालस्य, ऐसा सूत्र हमने पढ़ लिया है और दोबारा भी पढ़ लेंगे 10-10 बार। तो इसका मतलब क्या? ए और ऐ को ही लेना, एत ऐत, एत ऐत, ए और ऐ ही लेना। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। क्यों है कंठ तालु? कोई बता सकता है? तुमको छोड़ के बाकी बताओ। ए का उच्चारण कंठ तालु क्यों है? ए का है कंठ तालु और ए का भी कंठ तालु। कोई बता दे। अ का उच्चारण स्थान कंठ। बहुत बढ़िया ऋषभ देव, जो इस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं और उन्होंने इसका उच्चारण इन्होंने इसका उत्तर दे दिया। बहुत बढ़िया, तो इनके लिए तालियां। क्यों? क्योंकि क्या बताया? अ का उच्चारण स्थान आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु। दोनों को गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए। इस कारण कंठ तालु आया, समझिए। अगला ए दे तो कंठ तालु, ए और ऐ। ठीक है, ये भी उसी प्रकार बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। तो ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि
संस्कृत से बाहर वाले से ज्यादा हम जवाब दें पहले, जी। ठीक है। आगे ओ दो तो कंठोष्ठ। ओ दो, ठीक है। जी। तो ओ दो, तो यहाँ ओत और औ औत हो जाएगा, जी। ठीक है। यानी ओत और औत, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ दोनों हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होगा पता है ना? आ का उच्चारण स्थान कंठ है और का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये हो गया। और ओ का ओष्ठ। धन ओ बराबर ओ, ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, ठीक है। जी। अगला क्या है? वकारस्य, कस्य परीक्षा में आएगा कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, तो वकार वकारस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठ। तो दांत भी है, रोष्ट भी, थोड़ा थोड़ा देखो, हम वो बोलते हैं ना, वो थोड़ा होठ भी हल्का, एकदम पट भी नहीं हो रहे पाओगे जैसे, जी। और दांत का भी हो रहा है स्पर्श, तो हल्का हल्का दोनों का ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, ठीक है। जीवामूलस्य जीवामूलीय, और अगला क्या है? जीवामूल, जीवा का जो मूल है, कई अब जैसे पांड्य शिक्षा में वहां तो जीवामूल में क का उच्चारण स्थान बता रखा, जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या बता रखा? क, जीवामूल्य, क का उच्चारण स्थान क्या है? जीवा का मूल भी बता रखा हूं, जीवा का अगला अगला भाग, ठीक है। अगला क्या है? नासिकानुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ये क्या है? ये नासिका। नासिका, समझ गए? जी। और चांद और साथ में बिंदु, तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? अनुनासिका। अनुनासिका। अवगतम, जी। अवगत, ठीक है। ये तो स्थल नासिका है, और ये अनुनासिक। मुख और नाक दोनों इसका उच्चारण होता है, ठीक है। अग्रे अस्ति यज्ञो द्विधा। अब आज के लिए इतना रहने दे, आगे चले। अब सुनो, ये जीवा मूल्य और पद्मानी आगे आ रहे हैं, जी। तो क्यों ना आगे बताई जाए? एडवांस क्या बता रहे? क ख ति क ख अभ्याम, पापायित ठीक है। यानी क वर्ग से और प वर्ग से पहले जो अर्ध विसर्ग लगता है उसको कहते हैं जीवा मूल्य और पद्मानी, ठीक है। ठीक है फिर सभी को नमस्कार।